Good morning, student. In the last class, we have discussed about the Boyle's law, which is one of the gas law. आज हम discuss कर रहे हैं Charles law. This gives relationship between temperature and volume. The Boyle's law gives the relationship between the pressure and the volume, but this Charles law gives the relationship between temperature and volume where pressure remains constant. Okay, so let's see the statement of this law. At constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Okay, temperature is constant. तो अगर temperature constant रहेंगे, so volume of the gas is directly proportional to temperature. अब temperature जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जो वॉल्यूम है क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा. आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है. जैसे कि पिस्टन है, आपने यहाँ पर एक प्रेशर लगा हुआ है P कांस्टेंट है, ठीक है. सो पहले टेम्परेचर था V1 और पहले वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1. अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है. प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर उतना ही लग रहा है, प्रेशर को नहीं बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है. प्रेशर उतना ही है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, तो वो एक्सपांड होने लगेंगे. अब प्रेशर नहीं बढ़ा रहे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो अब वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है. सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रोवाइडेड कि प्रेशर इज कांस्टेंट. हम प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर था, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर था, ठीक है. सो और मास भी नहीं है, जो मोल नंबर ऑफ सपोज यहाँ पर 2 मोल्स थे गैस के, तो यहाँ पर भी 2 मोल्स ही हैं गैस के. सो हम क्या कर रहे हैं, जो मास फिक्स्ड है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, गैस का बढ़ता जाएगा ना, सिंपल है. सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है. सो V इज इक्वल टू KT हो गया. इसको हम लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू K. मतलब V/T का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट. K इज अ कांस्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है. तो इसको आप इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो आप लोग, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2. तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा जिसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज करेंगे, ठीक है. V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2. सब समझ में आ गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. इस केस से समझ में आ गया आपको. अब इस चार्ल्स लॉ को और एक तरीके से देख सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन है. तो एक्चुअली चार्ल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंट से, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज बाय 1/273 of the original volume of the gas at 0 degree centigrade for every 1 degree rise in temperature. इसका मतलब है कि आप जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, किसी भी गैस का, जैसे यहाँ पर एक गैस है, ठीक है, इस गैस का वॉल्यूम था V0, ठीक है, इस गैस का वॉल्यूम था V0 था और कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है. जैसे ही आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं, ठीक है, इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, उतना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. सो वॉल्यूम इनिशियली V0 था एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में V0 था, ठीक है. आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, क्या बोलता है, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका कितना हो जाएगा, 1/273 ज़्यादा हो जाएगा. सो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. अब 1 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दिए, 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो कितना हो जाएगा, 2/273 V0. इतना बढ़ जाएगा हमारा वॉल्यूम. तो अगर हम T डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो VT पे टेम्परेचर कितना होगा, V0, ठीक है. VT हमने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो उस इतना टेम्परेचर बढ़ाने पर टोटल वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस T/273 V0, ठीक है. समझ में है क्या बोल रहे हैं. हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, 1 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसका 1/273 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो ओरिजिनल हमने क्या लिया था, V0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या था, V0 था.
सो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना बढ़ेगा, अगर हम 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इतना बढ़ेगा। वैसे अगर T डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टोटल वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, V0 प्लस T बाई 273 इंटू V0, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये उसका ऑब्जर्वेशन था। वहाँ से उन्होंने फिर ये चार्ल्स लॉ निकाला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वॉल्यूम भी गैस का बढ़ता जाता है। ठीक है, सो ये उनका चार्ल्स लॉ था। अब हम देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि अगर हम V और T पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो नाउ विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ जो हम टेम्परेचर लेंगे ना, टेम्परेचर शुड बी इन कैल्विन, ओके, दैट यू हैव टू नोट कि जो टेम्परेचर होगा वो कैल्विन में होगा। ठीक है, सो इधर वॉल्यूम है, इधर टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में है, कैल्विन में है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल्स टू KT था, V इज इक्वल्स टू KT, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इक्वेशन, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ही y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। इसको आप y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। आपने शायद क्लास 10th में ये वाला इक्वेशन पढ़ा है, y इक्वल टू mx प्लस c। y यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है ना, t क्या है यहाँ पर, x पे मैंने t लिख दिया, y पे वॉल्यूम, m क्या है, m इज k, m होता है स्लोप, m क्या होता है, स्लोप। ठीक है, और यहाँ पर c नहीं है, मतलब c क्या है, 0। अगर c 0 है इसका मतलब y एक्सिस पे वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, 0 पॉइंट में, तो यहाँ पर होगा हमारा 0 पॉइंट, है ना, y एक्सिस पे 0 यहाँ होगा। तो ये लाइन कहाँ से होके जाएगी, 0 से होके जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ होगा बिटवीन V एंड T। अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये कहाँ मिलना चाहिए, 0 पे जाके मिलना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वेयर टेम्परेचर इज इन कैल्विन। इसको हम बोलते हैं आइसोबार। जैसे हम इससे पहले बॉयल्स लॉ में आइसोथर्म पढ़े थे। आइसोथर्म मीन्स द प्लॉट विच इज ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, उसको हमने आइसोथर्म कहा था। चार्ल्स लॉ में हमने क्या बताया कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और बार मीन्स प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर में खींचा हुआ ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो हमने सेम प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया है उसको हम बोलते हैं आइसोबार। सो दिस इज आइसोबार। ठीक है, आइसोबार क्यों समझ में है, क्योंकि ये दिस प्लॉट इज ड्रॉन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर में ड्रॉ हुआ है, इसलिए ये क्या है, आइसोबार। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर में ड्रॉ कर रहे थे बॉयल्स लॉ में तो उसको हम क्या बोल रहे थे, आइसोथर्म। सो दिस इज आइसोबार। ये एक ग्राफ होता है, आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये 0 पे आके मिलता है। इसका क्या मतलब समझते हैं कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 0। पर ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर धीरे धीरे कम करने लगे तो क्या उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। वॉल्यूम 0 हो गया मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर किसी भी मैटर का वॉल्यूम 0 है मतलब वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो मैटर ही नहीं है। पर ऐसा हो सकता है क्या, आप जैसे जैसे गैसेस के वॉल्यूम को कम करते जाते हैं, गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, और कम करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, पर उसका वॉल्यूम तो होता ही है। सो ये एक ड्रॉबैक था चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ ने बोला कि ठीक है, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड तो करता है, पर अगर हम डायरेक्टली उसका रिलेशनशिप बना दें तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसने इस टेम्परेचर को क्या कहा, एब्सोल्यूट 0। क्या है, द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0। ये कब होता है, टेम्परेचर कब होना चाहिए, 0 केल्विन पे होना चाहिए, या अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो अब 0 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो, कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है जहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये एक इमेजिनरी टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल, रियल में ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोग जान लीजिए, अगर आप किसी भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, उसका टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और कम करोगे तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये कंडीशन, इसलिए चार्ल्स लॉ यहाँ पर ये जो आइडियल गैसेस का जो फंडा था यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद वॉन डेर वाल आया और उन्होंने इसमें कुछ कुछ करेक्शंस किए, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसका करेक्टेड वर्जन भी हम लोग पढ़ेंगे, जो वॉन डेर वाल ने करेक्शंस किया था इन सारे लॉज में।
ओके, क्लियर हुआ। तो चार्ल्स लॉ का ये ग्राफ था, उन्होंने इस तरीके से बनाया ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। अगर हमने ग्राफ बनाया तो हमको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना जो जीरो से होकर जाता है। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। कभी कभी एग्जाम में एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स क्या होते हैं पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो के या -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज दी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, अब अभी तो हमने ये कांस्टेंट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ग्राफ किया। अगर आप डिफरेंट प्रेशर लेते जाओ और उस पर ग्राफ खींचते जाओ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेंगे। इसको हम P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, इसको P3। और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर किस में है, केल्विन पे। ठीक है, ये मैंने अलग अलग प्रेशर पे ग्राफ बनाया। मतलब एक पिस्टन लिया, इस पे वॉल्यूम V1 है, स्टार्टिंग में T1 है, प्रेशर इस समय P1 है। अब मैंने रीडिंग ली V1 और T1 की और एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाते गए, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मैंने नोट करते गए और एक ग्राफ बना लिया। अब मैंने क्या किया, दूसरा प्रेशर लिया P2। ठीक है, अब मैंने वहाँ पर एक ग्राफ बनाया V2 और T2 पे और ये वाला मिला। फिर मैंने प्रेशर चेंज किया, फिर मुझे ये मिला। तो इस तरीके से अलग अलग प्रेशर पे मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया। ये भी आइसोबार्स ही है क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए ग्राफ, इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये भी आइसोबार्स ही है। इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि हियर P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि P1 P2 P3 में क्या रिलेशनशिप है। इस तरीके से ग्राफ बना देगा और पूछेगा कि P1 P2 P3 में क्या रिलेशनशिप है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कम है तो ग्राफ ज़्यादा स्टीप है। ठीक है, और प्रेशर कम है, ज़्यादा है तो ग्राफ ज़्यादा कम स्टीप है, उसका स्लोप कम है। ठीक है, प्रेशर अगर कम है तो स्लोप ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो स्लोप कम है, ये याद रखना है आपको। P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। तो ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन P1 P2 एंड P3। तो इस तरीके से कभी कभी ग्राफ में ये रिलेशनशिप ही पूछ देता है आपको एग्जाम में। ओके, क्लियर हुआ ग्राफ और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दो चीज़ हमने पढ़ा इसमें कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमको क्या पता चलता है कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। उस टेम्परेचर, उस इमेजिनरी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, पर ये सिर्फ हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो रियल गैसेस होती हैं दे डू नॉट बिहेव लाइक दिस ओनली इन सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी गैस का टेम्परेचर आप कम करते जाओ तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए। अगर वॉल्यूम जीरो हो गया मतलब वो गैस एग्जिस्ट होगी ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया चार्ल्स लॉ, समझ में आ गया। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा हमने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और फिर हमने एक रिलेशनशिप बनाया V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 एट कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन आया कि प्रेशर कांस्टेंट है और V1 T1 की वैल्यू गिवन है तो हम ये चार्ल्स लॉ का यूज़ करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाए कि डिस्क्राइब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो आपको ये दोनों ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, तो चलो दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं चार्ल्स लॉ से, फिर हम आगे पढ़ेंगे गेलो-सैक्स का लॉ। ठीक है, सो अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। तो चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ऑन अ शिप sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degree centigrade. Done? A balloon is filled with 2 liter air full stop. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean, comma, where temperature is 26.1 degree centigrade. So question चलो फिर से पढ़ते हैं। On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degree centigrade. एक शिप है
उसका जो टेम्परेचर है वहाँ पर क्या है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसमें एक बलून इज़ फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, और हमने एक बलून को फिल किया है जिसमें वॉल्यूम क्या है एयर का 2 लीटर है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया V1 और T1, ठीक है। V1 कितना हो गया है 2 लीटर और टेम्परेचर कितना है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया उसको हमको सबसे पहले केस में कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो लिख लो डेटा, V1 क्या है 2 लीटर और T1 हमारा क्या है 23.4, उसको हम किस में चेंज करेंगे केल्विन में। सो ये आ गया 296.4 केल्विन। आगे का बोलता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो है हमारा शिप जो है इंडियन ओशन में पहुंच चुका है और वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है। वहाँ कितना टेम्परेचर हो गया है 26.1। सो T2 कितना हो गया 26.1 प्लस 273, सो इट इज़ 299.1 के। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना है, V2 निकालना है। तो निकल जाएगा आपका, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला क्या है V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। तो वैल्यू पुट करो, बताइए कितना है V2 2.01 लीटर। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 2.018 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम किस में था लीटर में था V1, तो यहाँ V2 भी किस में रहेगा लीटर में रहेगा। सो आपको जो यूनिट्स है उसका ध्यान रखना, अगर यहाँ ml है तो वहाँ ml लिखेंगे, लीटर है तो लीटर, ठीक है। और टेम्परेचर हमेशा किस में रहना चाहिए केल्विन में। बच्चे यहीं पर ही जब एग्ज़ाम होता है ना हड़बड़ी में यही गलती कर देते हैं, वो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं करते, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहता है, बट आपको याद क्या रखना है कि जो यूनिट्स है सारी सबकी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने V1 लीटर में रख दिया और V2 ml में रख दिया। अगर ml में रख रहे हैं तो दोनों ml में होना चाहिए V1 V2, अगर लीटर में रख रहे हैं तो दोनों लीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डबल itself pressure remaining constant. So let me read the question once again. At what temperature will the volume of a gas at 0 degree centigrade double itself, pressure remaining constant? प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट है तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे चार्ल्स लॉ लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2। हमको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, जब वॉल्यूम क्या हो जाए डबल हो जाए। इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमको वॉल्यूम को डबल करना है, तो कौन से टेम्परेचर में ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या क्या गिवन क्वांटिटीज हैं, आपको क्या क्या लग रही हैं, V1 V2 दिया हुआ है। V1 हमको सपोज V ले लिया तो V2 क्या लेंगे हम 2V लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम किस में चेंज करेंगे केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। हमको क्या फाइंड करना है T2, तो निकाल लो आप। लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज V ले रहे हैं, है ना, तो V1 कितना हो गया V, तो V2 कितना हो जाएगा 2V। T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको केल्विन में चेंज किए, इट इज़ 273 केल्विन। हमको T2 फाइंड करना है। डिड यू गेट द आंसर एवरीबडी, कितना आया 546 केल्विन, है ना। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग V1 बाई
तो ये V से V कैंसिल, तो T2 हो गया 2 इंटू 273, तो कितना हो गया 556 केल्विन। ठीक है, ये हो गया हमारा केल्विन में। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करें तो 273 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, सो बन जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपल वॉल्यूम। एक्चुअली एग्जाम में जब आता है तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉयल्स लॉ लगाएं कि चार्ल्स लॉ लगाएं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है मतलब हमको क्या लगाना है, चार्ल्स। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट बोला तो हमको बॉयल्स लॉ लगाना है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट जो है आपका लॉ वो पढ़ते हैं, गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डालिए। सो नेक्स्ट थर्ड गैसियस लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ। अब ये क्या बोलते हैं भाई, अभी तक हमने क्या क्या कांस्टेंट रख लिया, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। अभी चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। अब किसको कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को। ठीक है, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। प्रेशर किसके साथ रिलेशनशिप करता है, टी के साथ, तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रखा है आपने। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स रखा है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप इसको अगेन वही पिस्टन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। प्रेशर हमारा P1 है, यहाँ टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम फिक्स है V1। ठीक है, अब ये जो गैस है कुछ तो प्रेशर लगा रहे होंगे इस पिस्टन की वॉल पे, लगा रहे होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली जो ये गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन मोशन। मोशन करते करते क्या करते हैं, ये गैस की वॉल पे, सॉरी सिलेंडर की वॉल पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के गैस के मॉलिक्यूल और तेजी से क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। तो और ज़्यादा फोर्स से ये क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे। हिट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पे। P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A होता है कि नहीं। तो ज़्यादा फोर्स से हिट कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, T2 कर देंगे, तो प्रेशर P2 हो जाएगा और वो ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं। सो टेम्परेचर पे किस पर, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है इतना। अब इस कांस्टेंट के साइन को, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम इक्वल टू में चेंज किए और एक क्या लगा दिए, कांस्टेंट लगा दिए, K इज अ कांस्टेंट। सो इसको P/T इज इक्वल टू K। सो रेशियो ऑफ P/T इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैस का मास फिक्स्ड है, वी आर नॉट चेंजिंग। यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ भी 2 मोल्स, अगर यहाँ 3 मोल्स हैं तो यहाँ भी 3 मोल्स रहेंगे। ठीक है, सो प्रोवाइडेड कंडीशन है कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और गैस का मास फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप गे-लुसैक्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी में हम ग्राफ भी ड्रॉ करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बॉयल्स लॉ में भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया, चार्ल्स में भी किया है। अब हम किस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस केस में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लो इसका। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ से देखो, ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ा है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c। उसी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर देखो y क्या है, p है, m क्या है, k, x क्या है, t, और c तो है ही नहीं, वो क्या है, 0 है। तो c क्या बताता था, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। तो अगर इसको ड्रॉ करो तो हमारा y ये हो गया, x ये हो गया, p और t। ठीक है, अब c 0 है, मतलब c जो है वो बताता है कि y एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो y एक्सिस में इंटरसेक्शन क्या है, 0, मतलब वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ओरिजिन से। तो इस टाइप का हमको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, इससे एक प्लॉट मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर किस में है, ये केल्विन में। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री अगर हो गया टेम्परेचर तो प्रेशर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अगर 0 डिग्री हो गया तो जो लिक्विड गैस है हमारा सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड हो जाएगा तो अब वो वॉल पे प्रेशर नहीं डालता है,
सिर्फ जो गैस हैं वही हिट करते हैं और प्रेशर डालते हैं, ठीक है। इस वजह से टेम्परेचर 0 हो गया तो प्रेशर भी क्या हो गया हमारा 0। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोर। क्या बोलते हैं? आइसोकोर। आप लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के देखे नहीं है, उसमें आपको पता नहीं होगा। उसमें हमने आइसोबार पढ़ा था और आइसोथर्म्स पढ़ा था, ठीक है। आइसोथर्म्स जो कांस्टेंट टेम्परेचर में ड्रॉ करता है, आइसोबार जो कांस्टेंट प्रेशर में, और आइसोकोर किस में ड्रॉ करते हैं? टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो ड्रॉ किए वो है आइसोकोर। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पी एंड टी। सो ये कांस्टेंट वॉल्यूम V पे है ना। अगर हम वॉल्यूम चेंज करते जाएं तो हमको ग्राफ कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ बनाया हमने जब हमने गैस का वॉल्यूम V1 रखा, पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने V1 वॉल्यूम रखा और ये वाला प्लॉट ड्रॉ किया। फिर उसमें हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया V2 या कम कर दिया, जैसा भी हो, और उस समय ये ग्राफ प्लॉट किया। फिर V3 लिया, फिर उस समय ग्राफ प्लॉट किया। सो ये यहाँ तीनों के तीनों आइसोकोर होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे ड्रॉ किए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1, V2, V3? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, क्या रिलेशनशिप है? तो इसमें रिलेशन है V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। तो IIT नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं, क्या पता। सो आपको पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V2, V3, तो आपको इस टाइप का बताना पड़ेगा। ओके, सो ओके स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू गay-Lussac's, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ सील्ड ट्यूब विच कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 3 atmosphere is filled with air at 27 degree centigrade and 760 mm pressure. Find the temperature above which it will burst. जो एक बलून है, ट्यूब है, सॉरी एक सील ट्यूब है, वो कितना प्रेशर झेल सकता है? 3 एटमॉस्फेयर तक का ही प्रेशर वो झेल सकता है। उससे ज़्यादा अगर ने प्रेशर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। उससे ज़्यादा जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया वो बर्स्ट हो गया। टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 760 mm प्रेशर, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो एटमॉस्फेयर हम पे कितना प्रेशर लगाता है? 760 mm का ही है। तो ट्यूब एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, मतलब प्रेशर क्या है हमारा? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो कौन से टेम्परेचर में वो बर्स्ट हो जाएगा? सो पहले इनिशियल जो है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? 760 mm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर। तो पहले वो 1 atm में है और उस समय टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तक हम प्रेशर दे सकते हैं उसको? 3 atm तक। उससे ज़्यादा दिए तो वो फट जाएगा। तो उस 3 atm में क्या टेम्परेचर होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। जो बलून है अभी उसमें टेम्परेचर कितना है? हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको केल्विन में चेंज करेंगे, 300 केल्विन। प्रेशर 760 mm। इस mm को आप atm में चेंज करते हो तो 760 mm इज इक्वल टू होता है 1 atm, ठीक है। मैक्सिमम उसको कितना प्रेशर दे सकते हैं हम? 3 atm का प्रेशर दे सकते हैं। उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा ये हमको निकालना है। तो इसी फॉर्मूले में क्या रखेंगे हम? वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 900 केल्विन, करेक्ट। तो ये 760 mm है, वो उसका क्या बोलते हैं यूनिट है? आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने प्रेशर के यूनिट्स के बारे में बताया। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, लाइक बार होता है, ATM होता है, mmHg होता है, जैसे ये 760 mmHg है, ठीक है। 76 सेंटीमीटर होता है, टॉर होता है। mmHg ज़्यादातर मेडिकल पर्पस के लिए, हाँ नहीं सभी में वैसे 1 atm ही जनरली हम यूज़ करते हैं। 760 mmHg है, वही 1 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही बात करते हैं, ठीक है।
और इस चैप्टर में जनरली हम एटीएम के बारे में बात करेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक, जनरली वही बात होगी, ज़्यादा बार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहीं पर ही हम अटके रहेंगे, ज़्यादातर यही 2 यूनिट्स यूज़ करें। आगे भी जब आप लोग पढ़ेंगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो वहाँ भी जब गैसेस के प्रेशर की बात होगी तो हम बार या एटीएम ही लेंगे वहाँ पर भी, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप अगर जो आपने वीडियो नहीं देखी तो देखो, उसमें अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप बताएं, किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी बताया है, ठीक है। सो T2 है 900 केल्विन, इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने से 900 माइनस कितना है 273, तो कितना आ गया 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर अगर टेम्परेचर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। सो आपको पूछा है फाइंड द टेम्परेचर अबव विच इट विल बर्स्ट। सो द टेम्परेचर अबव विच द ट्यूब विल बर्स्ट इज 627 डिग्री सेंटीग्रेड। सो कि स्टूडेंट हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। An iron tank contains helium at a pressure of 2000 mm at 25 degrees centigrade. This can withstand a pressure of 9000 mm. The building in which the tank is placed catches fire. Whether the tank will blow up before it melts or not. The melting point of iron is 1535 degrees centigrade. तो इनिशियल कंडीशन क्या, अभी आयरन टैंक रखी हुई है एक बिल्डिंग में, वहाँ टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और उसका प्रेशर कितना है उसमें अभी वो 2000 mm प्रेशर है। तो ये P1 हो गया और T1 हो गया, ठीक है। अब वो जो टैंक है वो कितना तक का प्रेशर सह सकता है, 9000 mm तक का ही प्रेशर सह सकता है। अब उस बिल्डिंग में आग लग गई, आग लगने से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो कितना प्रेशर सहेगा 9000 mm तक, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। सो आपको पता करना है कि 9000 mm में कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम किससे कंपेयर करेंगे, आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से, कि वो ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। तो चलो पहले तो गिवन क्वांटिटीज़ लिख लो, क्या क्या क्वांटिटीज़ गिवन है। T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और P1 है 2000 mm, ठीक, यही क्वांटिटीज हैं। P2 है 9000 mm, हमको क्या निकालना है, T2। तो ये हो गया 298 केल्विन। कितना आ रहा है सॉल्व करने पे T2, 2682 क्या नहीं, ये जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1341। तो अब इसका कंपैरिजन हम आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से करो, कितना आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535, मतलब उससे पहले ही 1535 होने से पहले ही वो बस्ट हो जाएगा, आयरन मेल्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना, कि उसका प्रेशर ट्यूब का टैंक है ना, टैंक का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। सो आप आंसर क्या लिखेंगे, सिंस दिस टेम्परेचर इज लेस देन दी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टैंक, सिंस दिस टेम्परेचर इज लेस देन दी melting point of tank, so tank will blow up first, so tank will blow up first before it melts,
क्लियर हुआ? सो बस्ट हो जाएगा, वो मेल्ट नहीं होगा। तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिंपल वैल्यू डेटा आपको पुट करना है इक्वेशन में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट जो इसमें लॉ पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। तो लिख लो एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब हुआ? मेरे पास दो गैस हैं, ठीक है, सपोज यहाँ O2 है और यहाँ पर H2 गैस है। ओके, फिर क्या बोलते हैं? कंडीशंस इक्वल होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल होना चाहिए। सपोज यहाँ पर T1 टेम्परेचर है तो यहाँ भी T1 टेम्परेचर है, यहाँ P1 प्रेशर है तो यहाँ भी P1 प्रेशर होना चाहिए। सो अगर प्रेशर हमारा और टेम्परेचर इक्वल है, सेम है, तो वहाँ पर दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर यहाँ पर N1 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर भी N1 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। सो इक्वल, और वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर V1 वॉल्यूम है तो वहाँ पर भी V1 वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ 2 ml ले रही हूँ तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2 ml ही होना चाहिए। हाँ, सो यहाँ पर क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर क्या निकलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम पे। ठीक है, अगर यहाँ 2 ml है, यहाँ भी 2 ml है, तो N1 और N1 है दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, सपोज 4 ml ले लिया, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, है ना? जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगेन यहाँ पर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को क्या करो? इक्वल में चेंज करो, K इंटू N आ गया। सो V इज इक्वल टू K इंटू N। ठीक है, और यहाँ पर जो K है उसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, ठीक है, अभी यहीं तक ही पढ़ते हैं। आगे STP की कंडीशन क्या होती है, NTP कंडीशंस क्या होती है, और आइडियल गैस इक्वेशन, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करती हूँ तो मैं क्वेश्चन यहीं से देती हूँ, पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, मुझे वो पोर्शन थोड़ा अच्छा लगता है। सो ये दो आइडियल गैस इक्वेशन और पार्शियल प्रेशर वाला जो है लॉ, वो करेंगे हम लोग अगली क्लास में, मतलब कल, अगर आप लोग प्रेजेंट रहे तो। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।